Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter number 15 of our spectrum, that is Emergence of Gandhi. In the last lecture, we studied about Gandhiji in South Africa and also what Satyagraha was and Gandhiji's experiments with truth. In today's lecture, we're going to study about Gandhiji in India. Gandhiji actually returned to India in January 1915. His efforts in South Africa were well known only among educated middle class, right? Educated people as well as middle class people who were educated, these were the only sections that knew about his efforts in South Africa. But the masses did not know कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में को क्या किया था, उन्हें किस तरीके की सक्सेस मिली थी. तो ही हिमसेल्फ वॉज वेरी अवेयर ऑफ दिस. तो जब वो इंडिया आए तो उन्होंने सोचा कि एक साल तक तो वो सारे कंट्री में टूर करेंगे और जाकर कंडीशन देखेंगे मासेस की खुद से. ठीक है. ऑल्सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कोई भी पॉलिटिकल पोजीशन नहीं लेंगे, वो किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे. उनको ये भी अवेयर थे वो काफ़ी ज़्यादा कि लिमिटेशंस क्या थी मॉडरेट पॉलिटिक्स की, राइट. ऑल्सो होम रूल लीग एजिटेशन के वो फेवर में नहीं थे. ठीक है. जब गांधी जी वापस आए थे उस वक्त होम रूल लीग ही चल रहा था, राइट. उसके फेवर में भी गांधी जी नहीं थे. और उनको ये भी समझ में आ गया था कि ये एक्चुअली बेस्ट टाइम नहीं है टू एजिटेट फॉर होम रूल व्हेन ब्रिटेन वाज इन द मिडिल ऑफ द वॉर. तो जब ब्रिटेन जो है लड़ रहा है वॉर में, उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो ये सही टाइम नहीं है फॉर होम रूल. ठीक है. इस एजिटेशन के लिए ये सही टाइम नहीं है. ठीक है. और उनको ये भी समझ में आ गया था और ये कन्विंस्ड भी थे वो 100% कि एक ही टेक्निक है केपेबल ऑफ मीटिंग द नेशनलिस्ट डिमांड्स एंड एम्स, और वो है नॉन वायलेंस का तरीका. मतलब वो शुरू से ही काफ़ी कन्विंस थे कि नॉन वायलेंस इज़ द वे टू गो अबाउट इट, और इसके अलावा कोई और चीज़ें नहीं करनी है. ठीक है. अब गांधी जी जब इंडिया आए तो उनको जो 3 मेजर इवेंट्स हुए, जो 3 मेजर आप बोल सकते हैं सत्याग्रह हुआ, उससे उनको पॉपुलर बेस मिला. और वो 3 सत्याग्रह थे. सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, जिसको आप फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलोगे, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस बोलेंगे. सेकेंड था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी गांधी जी की. फिर आएगा खेड़ा सत्याग्रह, जो है फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन. तो चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं. एक्चुअली में चंपारण, आपको पता है कि बिहार, राइट, 1917 में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस. कैसे? चंपारण की क्या कंडीशन थी? यूरोपियन प्लांटर्स जो है वो फोर्स करते थे 3 काठिया सिस्टम. 3 काठिया मतलब 3/20 पार्ट जो टोटल लैंड है उसमें इंडिगो उगाना ज़रूरी था फॉर द पेजेंट्स ओवर देयर, फॉर द प्लांटर्स. ठीक है. यूरोपियन प्लांटर्स जो है वो फोर्स करते थे पेजेंट्स को. तो यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स करते थे पेजेंट्स को. ठीक है. पेजेंट्स को क्या फोर्स करते थे कि 3 काठिया सिस्टम हो, यानी 3/20 पार्ट में इंडिगो उगाई जाए. ठीक है. लेकिन एंड ऑफ द 19th सेंचुरी तक क्या हुआ? एंड ऑफ द 19th सेंचुरी तक जो जर्मन सिंथेटिक डाइज थे उन्होंने रिप्लेस कर दिया इंडिगो को. अब सिंथेटिक डाइज आ गए हैं, जर्मन सिंथेटिक डाइज, उन्होंने इंडिगो को रिप्लेस कर दिया है. तो क्या होगा? यूरोपियन जो है वो प्लांटर्स जो है वो हाई रेंट्स भी डिमांड कर रहे थे, इलीगल ड्यूज भी ले रहे थे अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए. ठीक है. और जो पेजेंट्स हैं इस वक्त दूसरी तरफ शिफ्ट भी नहीं हो पा रहे थे कि कोई और क्रॉप उगाना वो शुरू करे, राइट. क्या क्या सिस्टम है, क्या हो रहा है यहाँ पे? जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं वो पेजेंट्स को फोर्स कर रहे हैं कि 3 काठिया सिस्टम यानी कि 3/20th लैंड पे इंडिगो वो उगाए. लेकिन 19th सेंचुरी के एंड तक जर्मन सिंथेटिक डाइज जो है वो इंडिगो को रिप्लेस कर देती है. लेकिन प्लांटर्स को क्या करना है? उनको तो अपने प्रॉफिट्स चाहिए, तो वो इलीगल तरीके से अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से वो हाई रेंट्स, इलीगल ड्यूज, ये सब पेजेंट्स से वो लेते थे. ठीक है. ऑल्सो पेजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो अपने जो भी प्रोड्यूस है उसको एक फिक्स्ड प्राइस पे बेचे. ठीक है. तो ये कंडीशन थी चंपारण में. गांधी जी को बुलाने में चंपारण
जिसका हाथ था, योगदान था, वो थे राजकुमार शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ला जी ने कन्विंस किया गांधी जी को, रिक्वेस्ट किया गांधी जी को कि वो इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ, पेजेंट्स के फेवर में यहाँ पर आए। गांधी जी आए और उनका साथ किस किसने दिया, हम यहाँ पे पर्सनालिटीज देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट, मजहर उल हक, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, ब्रिज किशोर प्रसाद, अनुगढ़ नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण वर्मा। जिसमें से मेरे हिसाब से अगर आपको कोई नाम याद रखने हैं तो राजकुमार शुक्ला जी याद रखने हैं, जेपी कृपलानी जी याद रखने हैं, राजेंद्र प्रसाद जी याद रखने हैं। आई थिंक ये 3 इम्पॉर्टेंट नेम्स आपको पता ही होने चाहिए चंपारण से। ओके, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी आ गए। उन्होंने चंपारण के मैटर में प्रोब करने के लिए अथॉरिटीज़ को बोला। ठीक है, और अथॉरिटीज़ ने उनको क्या बोला कि नहीं आप यहाँ से जाइए, लेकिन गांधी जी ने डिफाई किया ऑर्डर अथॉरिटीज़ का, वो वहाँ से नहीं गए। और उन्होंने क्या डिफाई किया, ऑर्डर तो डिफाई किया ही, एंड ही प्रेफर्ड टू फेस द पनिशमेंट एज वेल। ठीक है, तो उनका ये स्टाइल ही था ना ऑफ एक्शन कि सत्याग्रही क्या करेगा, वो अपनी मॉरल्स पे डटा रहेगा, वो पनिशमेंट से नहीं डरेगा। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सत्याग्रही क्या क्या करेगा, राइट। तो ही प्रेफर टू फेस पनिशमेंट। ये जो पैसिव रेजिस्टेंस है या सिविल डिसोबीडियंस है, ये एक नोवेल मेथड था उस वक्त का। अभी तो आपको इस बारे में पता है, बट ये आइडिया जो है काफ़ी एलियन था। समझ रहे हैं आप, ये कौन ही सोच सकता है कि आप फोर्स के अगेंस्ट नॉन वायलेंट तरीके से खड़े रहें। चाहे आपको जो आप रूल्स डिफाई कर रहे हैं उसके लिए आपको कुछ भी फोर्स का सामना करना पड़े, आप नॉन वायलेंट रहिए और आप पनिशमेंट फेस कीजिए। ये आइडिया कौन ही सोच सकता है, राइट। तो गांधी जी का स्टाइल जो था वो यही था, और कोर्स ऑफ एक्शन आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में मोस्टली यही रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी को एक्चुअली गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया कि मतलब आप जाइए हमारी कमेटी के साथ जाइए और देखिए मैटर, और मैटर देखने के बाद बताइए क्या करना चाहिए। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कन्विंस हो जाती है, गांधी जी जो है उनका ये मेथड चल जाता है, गांधी जी कमेटी के एक मेंबर बनते हैं। ठीक है, और वो कन्विंस करते हैं कि 3 काठिया सिस्टम जो है इसको अबॉलिश कीजिए, इलीगल जो ड्यूज़ हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना बंद कीजिए। ठीक है, और एज अ कॉम्प्रोमाइज़ आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी जो सिचुएशन यहाँ पे आएगी वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन आएगी। तो जो एज अ कॉम्प्रोमाइज़ प्लांटर्स जो वो बोल रहे हैं, प्लांटर्स बोल रहे हैं कि सिर्फ 25%, 25% ऑफ द मनी शुड बी compensated. ठीक है, तो एज अ कॉम्प्रोमाइज विद प्लांटर्स ही अग्रीड दैट ओनली 25% ऑफ द मनी टेकन शुड बी कंपनसेटेड। तो कंपनसेशन 25% का मान लिया दोनों साइड ने। ठीक है, उसके बाद 10 साल के अंदर अंदर जो ये प्लांटर्स हैं उन्होंने ये जगह छोड़ के वो चले गए। गांधी जी जो है वो ऑफकोर्स चंपारण का जो सत्याग्रह था वो ऑफ कोर्स उनका सक्सेस हो जाता है, और ये फर्स्ट सत्याग्रह था गांधी जी का इन इंडिया। ठीक है, अब हम आएंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। ठीक है, ये 1918 में हुआ, ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था गांधी जी का। ठीक है, मार्च 1918 फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, राइट। कॉटन मिल ओनर्स जो थे अहमदाबाद में और वर्कर्स जो थे वहाँ पे उनके बीच में एक इशू था। इशू क्या था, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस। डिसकंटिन्यू हो गया था प्लेग बोनस, और वर्कर की डिमांड थी कि 50% इंक्रीज होना चाहिए वेज में, क्योंकि वॉर टाइम इन्फ्लेशन है। तो ऑब्वियसली वॉर टाइम इन्फ्लेशन चल रहा है, पैसे आप बढ़ा नहीं रहे हो, प्लेग बोनस को आप कैंसिल कर रहे हो, तो कैसे चलेगा किसी नॉर्मल इंसान का घर। तो जो वर्कर्स हैं वो ये सब डिमांड कर रहे थे, राइट। जो मिल ओनर्स हैं वो क्या बोल रहे थे कि सिर्फ 25% नहीं, सिर्फ 20%, सॉरी नॉट 25, सिर्फ 20% जो है वो देंगे वो वेज इंक्रीज। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मिल ओनर्स है वो यहाँ से ख़राब होता गया, और जो वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू किया, राइट। उसके बाद वर्कर्स गए एक ऐसे इंसान के पास जिनका नाम है अनुसुईया साराभाई जी। ठीक है, अनुसुईया साराभाई, या फिर आप इनको
अनुसुईया बेन भी बोल सकते हैं, ये अंबालाल साराभाई की बहन थी। ठीक है, अंबालाल साराभाई कौन थे? ही वॉज वन ऑफ द ओनर्स ऑफ द मिल, ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ अहमदाबाद ओनर्स एसोसिएशन। ठीक है, तो अनुसुईया साराभाई एक्चुअली बहन थी अंबालाल साराभाई की। अंबालाल साराभाई कौन थे? वो वन ऑफ द ओनर्स ऑफ द मिल थे। ठीक है, लेकिन अनुसुईया साराभाई जो है वो एक्चुअली वर्कर्स का सपोर्ट करती हैं और वो गांधी जी को रिक्वेस्ट करती हैं कि वो आए और इस सिचुएशन को संभालें। गांधी जी जो है वो एक्चुअली अंबालाल जी के फ्रेंड थे ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन वो बैठ गए हंगर स्ट्राइक पे, गांधी जी। ठीक है, सिचुएशन ऐसी हुई कि अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन अराइज हुई और 35% इंक्रीज इन वेजेस मिल गए वर्कर्स को। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊंगी। लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि गांधी जी का एक लेसन ये था कि हर बार वो पॉपुलर डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे और एक लीडर वही होता है जो पॉपुलर डिमांड्स होते हुए भी अपने डिसीजंस ले पाए। यहाँ पे जो डिमांड है वो 50% का था, राइट, 50%, लेकिन गांधी जी 35 दिलवाते हैं, राइट। लेकिन इसको भी सक्सेस माना जाता है क्योंकि एक यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके की जीत हो रही है। एक वर्किंग क्लास है टुवर्ड दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द पावरफुल, द माइटी, राइट। तो उस नज़रिए से आपको यहाँ पे देखना है कि दिस वाज एक्चुअली अ सक्सेस। ऑल्सो गांधी जी ने एडवाइस किया कि वर्कर्स जो हैं वो नॉन वायलेंट रहें, वो स्ट्राइक पे ना, अगर वो स्ट्राइक पे जा भी रहे हैं तो वो नॉन वायलेंट रहें। और उसके बाद अल्टीमेटली आपको पता है कि 35% इंक्रीज वेज में हो गया। तो ये सेकेंड सक्सेस था गांधी जी का इन इंडिया। थर्ड सक्सेस आप देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह 1918। ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। अब क्या हुआ कि ड्राउट आया 1918 में। ठीक है, और जो यील्ड है वो लेस देन 1/4 हुई। तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ होता है तो फार्मर्स को रेमिशन मिलना होता है, फार्मर्स रेमिशन के लिए एंटाइटल्ड होते हैं, राइट। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, फार्मर्स को कोई भी रेमिशन देने से मना कर दिया गया। ठीक है, गांधी जी ने क्या रिक्वेस्ट किया फार्मर्स को? गांधी जी ने बोला कि आप अपने टैक्सेस मत पे कीजिए। और लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, गांधी जी इस जो मूवमेंट है उसके स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक है, वो इस मूवमेंट के मेनली एक स्पिरिचुअल हेड थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथी जो थे वो एक्चुअली जो ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, विलेज से विलेज जाना, नेसेसरी पॉलिटिकल लीडरशिप देना, वो यहाँ पे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का देखेंगे काम, राइट। मोहनलाल पांड्या जी का देखेंगे, राइट। रविशंकर व्यास जी का देखेंगे, और आप देखेंगे नरहरि पारिक जी का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल हेड यहाँ पे गांधी जी हैं, लेकिन पॉलिटिकल हेड जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, मोहनलाल पांड्या जी हैं, रविशंकर व्यास जी हैं, नरहरि पारिक जी हैं। इन्होंने जाके विलेज विलेज जाकर सबको इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइज किया, राइट। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? उनको एक अग्रीमेंट में आना पड़ा विद द फार्मर्स, और उन्होंने अग्री किया कि वो सस्पेंड करेंगे टैक्सेस फॉर अ ईयर। तो सस्पेंशन ऑफ टैक्स फॉर अ ईयर। ठीक है, ऑल्सो उन्होंने रिड्यूस किया, क्या जो रेट है उसको रिड्यूस किया, और अगर उन्होंने कोई कॉन्फिस्केट की थी प्रॉपर्टी तो उसको रिटर्न कर दिया गया। जो कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज थी, जो छीन ली गई थी इन फार्मर्स से, वो भी वापस कर दी गई। ठीक है, तो ये भी ऑब्वियसली एक सक्सेस रहा। गेन्स फ्रॉम चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा क्या क्या हैं वो देख लेते हैं हम। ठीक है, गांधी जी ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक टेक्निक जो सत्याग्रह की है उसमें कितनी एफिशिएंसी, उसकी एफिकेसी कितनी है। ठीक है, उसके बाद उनको एक पॉपुलर मासेस के पास में उनका एक फुटिंग हो गया, यहाँ पे फर्म फुटिंग, राइट। उनको ये समझ में आने लगा कि स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे आप देखेंगे
कि ये मॉडरेट पॉलिटिक्स, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स दोनों से काफ़ी अलग है। यहाँ पे आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, भले ही एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है बट थोड़े बहुत रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक्वायर किया यूथ की रिस्पेक्ट। समझ रहे हो आप? क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है, यूथ को दिख रहा है कि हाँ एक नॉन वायलेंट तरीका भी है जिस तरीके से हम लड़ सकते हैं अगर हम डिफाई करेंगे रूल्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन रहकर, और उसके बाद हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं। राइट? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट।